हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हमने सबसे पहले यहाँ संज्ञा पढ़ा। संज्ञा के बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आपको लिंग पढ़ाया। लिंग के बाद देखिए संज्ञा के 3 हमने यहाँ विकार आपको पढ़ाए थे, जिसमें आपका पहला लिंग, वचन और कारक था। लिंग हम पढ़ चुके हैं, वचन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और आज की क्लास में मैं आपको कारक पढ़ाऊंगी। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कारक कहा जाएगा। ठीक है, कारक क्या होता है इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, या आपको पता चले कि दूसरे शब्द के साथ उस क्या शब्द का क्या जो है यहाँ पर संबंध है, उसे हम कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं, वो आपस में उनका संबंध होता है। ठीक है, और क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। तो आप कारक की परिभाषा लिखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, उसे कारक कहा जाएगा। और यहाँ पर आप कहेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में क्या होते हैं, संबंध उनका आपस में होता है। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। यानी कि क्रिया के साथ किसका, संज्ञा का जो सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, तो इसके कुछ चिन्ह होते हैं, उनको हम विभक्तियां कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। इसकी परिभाषा लिखिएगा। चलिए परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये है कारक की परिभाषा। अब यहाँ पर देखिए कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं, कारक के यहाँ पर आपको 8 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला भेद है यहाँ पर कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है आपका संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है आपका संबंध, सातवां है आपका अधिकरण और आठवां है आपका संबंध बोधन या संबोधन इसको कहते हैं। तो 8 भेद हैं कारक के। तो आप ऐसे लिखेंगे कि कारक के 8 भेद हैं। क्या लिखेंगे कि कारक के 8 भेद हैं। के 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 भेद हैं। ठीक है, पहला भेद है आपका कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है आपका करण, चौथा है आपका संप्रदान, पांचवा है आपका संबंध, छठा है आपका, पांचवा है आपका अपादान, अपादान, छठा है आपका संबंध, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, सातवां है आपका अधिकरण और आठवां भेद है आपका क्या, संबोधन। तो ये 8 भेद हैं किसके, कारक के। कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। 8 भेद हैं और इन 8 के विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, जिससे आपको पता चले, जिससे आपको संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का क्या संबंध है, सीधा संबंध आप बता सकते हैं। तो ये 8 भेद हैं। तो आप लिखिए कारक के 8 भेद हैं। यहाँ से देखिए, आप इधर से ना लिखे तो यहाँ से लिख लीजिएगा कि पहला आपका कर्ता, दूसरा आपका कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान,
पांचवा अपादान, छठा आपका संबंध, फिर आपका सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। ये 8 भेद हैं आपके कारक के। तो कारक की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इन 8 भेदों को आप लिखेंगे। चलिए, कारक के 8 भेद। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कारक के भेद कितने हैं, होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा आपका करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये 8 भेद हैं आपके कारक के। कारक के 8 भेद लिखिएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन सभी को अपनी नोटबुक में आपको लिखना है, कारक के भेद। ठीक है। चलिए, तो अब इन कारक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध, यानी कि काम कौन कर रहा है, उसे कर्ता कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कभी कर्ता के साथ लगता है। ठीक है। और कभी कभी जो है नहीं भी लगता है ना। तो अर्थात लुप्त रहता है, जिसको आप शून्य कारक चिन्ह कहते हैं। तो बेसिकली इसका जो कारक चिन्ह है वो ने है। ठीक है। कभी कभी कर्ता के साथ लग जाता है, लेकिन कभी कभी लुप्त भी रहता है, इसको शून्य कारक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक की आपने यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो कि क्रिया कौन कर रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं भी होता है ना। ऐसा भी होता है कि उसमें हो ही ना, कर्ता चिन्ह ना हो, तो उस वो लुप्त रहता है उस समय। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, उदाहरण में कर्ता के कुछ उदाहरण हैं। कर्ता कारक के कुछ उदाहरण, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ रमेश कर्ता है क्योंकि ये क्रिया को करने वाला है। ने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी, रमेश ने। तो काम करने वाला, क्रिया करने वाला कौन है, रमेश है। तो रमेश कर्ता हो गया और कर्ता के साथ ने चिन्ह लग गया है, तो यहाँ पर आपका ये कर्ता कारक है। लेकिन सुनील खेलता है। ठीक है। सुनील खेलता है, इसमें आपका कोई कारक चिन्ह नहीं है, यहाँ पर लुप्त है। यहाँ पर ये लुप्त है। ठीक है। इसी प्रकार पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र लिखा। इन दोनों में आपको कर्ता चिन्ह नहीं दिखेगा। ठीक है। और मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र, इसमें फिर से आपका क्या आ गया है। तो अब देखिए, इन वाक्यों में रमेश, सुनील और पक्षी ये कर्ता कारक हैं। रमेश हो गया, सुनील हो गया, पक्षी हो गया, ये क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है। साथ में मोहन भी कर्ता कारक है, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। ठीक है। इसमें आप एक शब्द मोहन भी लिख लेंगे कि ये सभी आपके क्या हैं, कर्ता कारक हैं। यहाँ पर क्रिया को करने वाला, काम को करने वाला कौन है, पहले वाक्य में आपका रमेश है, दूसरे वाक्य में आपका सुनील है, तीसरे वाक्य में आपका पक्षी है और चौथे वाक्य में आपका मोहन है। यहाँ पर आप एक और लिख लीजिएगा, मोहन भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। मोहन भी लिख लेंगे। तो ये चारों ही कर्ता कारक है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। अब चिन्ह देखिए, इसमें ने है। पक्षी खेलता है, किसने खेला, सुनील खेलता है। तो किसने खेला, सुनील ने। किस, कौन उड़ा, पक्षी उड़ा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कर्ता चिन्ह जो है क्या है, विलुप्त है। यहाँ पर आपका कर्ता चिन्ह विलुप्त है। ठीक है। यहाँ पर आपका लुप्त है क्या,
कर्ता चिन्ह, इसमें भी आपका कर्ता चिन्ह नहीं है और यहाँ पर भी आपका कर्ता चिन्ह नहीं है। इन दो स्थानों पर आपको क्या दिख रहे हैं, कर्ता का जो चिन्ह है वो दिख रहा है। तो इसको आप जल्दी लिख लीजिएगा, कर्ता कारक का चलिए इसे नोट करें जल्दी की परिभाषा लिखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। तो कर्ता कारक आपका हो गया है। इसके बाद देखिए कर्म कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक। अब कर्म कारक की आप परिभाषा लिखेंगे। हमने क्या कहा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब देखिए कर्म के साथ को विभक्ति आती है, यानी कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को है। इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्य में को विभक्ति का लोप भी हो जाया करता है, तो ऐसा नहीं हर बार आपको ये को दिखेगा, कभी कभी इसका जो है लोप भी रहता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। उसने सुनील को पढ़ाया, उसने सुनील को पढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। अब इसमें पहले आप कर्म ढूंढेंगे, कर्म क्या है, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, काम करने वाला पहले यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम करने वाला कर्ता है उसने, उसने आपका कर्ता है। लेकिन हमने कर्ता के साथ चिन्ह नहीं लगाया बल्कि सुनील के साथ लगाया है। क्यों? क्योंकि ये आपका कर्म है। कर्म क्या होता है, जो कर्ता के अलावा क्रिया का प्रभाव जब किसी अन्य पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। तो किसको पढ़ाया, सुनील को पढ़ाया, तो सुनील के साथ को चिन्ह लगा है, तो ये आपका कर्म कारक है। तो यहाँ पर क्या कहा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, तो किस पर पड़ता है प्रभाव, किसने पढ़ाया, उसने पढ़ाया। किसको पढ़ाया, सुनील को पढ़ाया, तो फल किसको मिलेगा, फल किस पर या प्रभाव किस पर पड़ेगा, सुनील पर। ठीक है, काम करने वाले पर तो पड़ेगा ही प्रभाव, काम तो करने वाले पर, लेकिन देखो काम करने वाले से ज्यादा सुनील पर पड़ रहा। यहाँ पर को शब्द किसके साथ लगा है, सुनील के साथ, तो यहाँ पर ये आपका कर्म कारक हो गया है। फिर मोहन ने चोर को पकड़ा, तो काम करने वाला पहला कौन है, यहाँ कर्ता मोहन है। किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो चोर के साथ को चिन्ह लग गया है। ठीक है, तो यहाँ किस पर प्रभाव पड़ेगा, चोर पर। लड़की ने लड़के को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, तो किसको देखा, लड़की ने लड़के को देखा, तो को चिन्ह लड़के के साथ लगा है, ये आपका कर्म कारक है। कविता पुस्तक पढ़ रही है, कविता पुस्तक, अब क्या कहा है, कभी कभी ये चिन्ह भी लोप रहता है, ऐसा नहीं है हर बार आपको को चिन्ह मिलेगा, कभी कभी ये भी लुप्त हो जाता है। जैसे कविता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर आपका शून्य कर्म चिन्ह है, यहाँ पर आपका कर्म चिन्ह का लोप है, लेकिन ये आपका क्या है, कर्म है। पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, कविता पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो देखिए कहना और पूछने के साथ से प्रयोग होता है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कबीर ने रहीम से, तो क्या कहा है यहाँ पर, यदि अभी कहना और पूछने के साथ को के स्थान पर क्या लग जाएगा, से, तो जैसे कबीर ने रहीम से, मोहन ने कविता से, यहाँ तो यहाँ कहा है और यहाँ पूछा है, तो कहने और पूछने के लिए यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं होगा। कबीर ने रहीम को कहा, तो को चिन्ह यहाँ पर उचित नहीं है, यहाँ पर वाक्य जो है आपका पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए से चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इन दो बातों को भी आपने ध्यान में रखना है और उसे भी नोट करके आप लिखें। ठीक है,
स्टार करके आप लिख लीजिएगा कि कहना और पूछने के साथ को के स्थान पर से प्रयोग होता है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कबीर ने रहीम से पूछा, रहीम को पूछा ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पर आपका से चिन्ह भी आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करें। तो कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, उसे कहा जाता है कर्म कारक। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है या फल पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए कर्म के साथ को विभक्ति आती है, लेकिन यहाँ पर इसकी सही सबसे बड़ी पहचान होती है क्या? को जहाँ पर चिन्ह लगे, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कभी कभी वाक्यों में को का लोप रहता है, ठीक है ना, किसी किसी वाक्य में जो है को का लोप भी रहता है। साथ में यहाँ पर कहना और पूछने के साथ से प्रयोग होता है, इसके साथ को का प्रयोग उचित नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर दो कर्ता जो कारक चिन्ह, दो कारक का जो भेद है उसके बारे में पढ़ा। पहला है आपका कर्ता और दूसरा है कर्म। कर्ता क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह ने है और कभी कभी ये भी विलुप्त रहता है, ये भी लुप्त रहता है, इसका लोप रहता है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है, इसमें लोप है, पक्षी उड़ता है, इसमें भी लोप है, मोहन ने पत्र पढ़ा। तो यहाँ पर आप देखिए रमेश, सुनील, पक्षी और मोहन ये सभी कर्ता कारक हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनके द्वारा कर्ता के करने क्रिया के करने वाले का बोध, यानी कि काम को करने वाले का बोध हो रहा है। दूसरा है आपका कर्म कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्य में को विभक्ति का लोप भी हो जाता है। कर्म कारक के एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पर देखिए काम करने वाला उसने यानी कर्ता यहाँ पर उसने है, लेकिन किसको पकड़ा, किसको पढ़ाया? सुनील को। तो यहाँ पर किस पर प्रभाव पड़ेगा ज्यादा? सुनील पर। मोहन ने चोर को पकड़ा, तो काम करने वाला तो आपका मोहन हो गया कर्ता, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ेगा ज्यादा? चोर पर। लड़की ने लड़के को देखा, तो यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ेगा? लड़के पर। फिर कविता पुस्तक पढ़ रही है, कविता पुस्तक पढ़ रही है, तो प्रभाव कर्म पर पड़ा है। इसके बाद यहाँ दूसरी बात क्या कहा है? कहना और पूछना के साथ जो आप वाक्य में से प्रयोग किया जाता है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा। इसके बाद थर्ड हेडिंग डालिएगा करण कारक, तीसरी हेडिंग डालेंगे करण कारक। चलिए अब करण कारक क्या है? जिस साधन से अर्थात जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। यहाँ पर इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से या द्वारा लगाया जाता है। करण कारक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे रहीम गेंद से खेलता है। अब देखिए जिसके द्वारा आप काम करते हैं, काम करने वाले का जो साधन होता है, ठीक है, जैसे रहीम गेंद से खेलता है। अब काम क्या हो रहा है? काम खेलने का हो रहा है, लेकिन किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर से तो इसका चिन्ह हो गया और साधन क्या है? गेंद। तो काम करने का साधन गेम है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, काम तो मारने का हुआ है, ठीक है। कौन मार रहा है? आदमी चोर को। किसको? चोर को। अब लाठी यहाँ पर क्या है? आपका करण कारक और चिन्ह इसके द्वारा है, तो से या द्वारा। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है, तो इसको आप जल्दी से लिखें, इसके उदाहरण और साथ में इसकी परिभाषा। तो तीन यहाँ पर भेद हम पढ़ चुके हैं, कर्ता, कर्म और करण, और इसको भी आप नोट करें। चलिए नेक्स्ट है संप्रदान कारक। इसके बाद देखिए संप्रदान कारक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संप्रदान कारक। ठीक है,
तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है, इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त, इसका जो कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। यहाँ पर जो कर्म कारक में को चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, यहाँ पर वो भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ उसका क्या होता है, के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर के लिए, समझ रहे हो, यहाँ पर के लिए, को का जो अर्थ होता है वो के लिए। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखिए, करण कारक के कुछ उदाहरण, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। किसके लिए लाता है, रवि के लिए। ठीक है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ठीक है, माँ बच्चों को खिलौना देती है। किसके लिए खिलौना देती है, बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो को है ये जो है के लिए इसका उदाहरण हो, इसका जो है मतलब इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका संप्रदान कारक और इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिसके लिए क्रिया की जाती है। क्रिया किसके लिए की जाती है, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। सुनील किसके लिए काम कर रहा है, रवि के लिए। किसके लिए ला रहा है वो गेंद, वो रवि के लिए गेंद ला रहा है। सुनील जो है काम करने वाला है, क्या काम कर रहा है, ला रहा है। क्या ला रहा है, गेंद ला रहा है। किसके लिए ला रहा है, रवि के लिए। किसके लिए, तो रवि के लिए। तो यहाँ पर जिसके लिए क्रिया की जाती है, सुनील काम तो कर रहा है लेकिन काम कर रहा है किसके लिए, रवि के लिए। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, इस काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। हम पढ़ने किसके लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, तो हम काम तो कर रहे हैं लेकिन किसके लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, माँ बच्चों को खिलौना देती है। माँ बच्चों को खिलौना देती है, तो देने का काम हो रहा है, क्या दे रही है, खिलौना। किसको दे रही है, बच्चे को। तो बच्चे को खिलौना दे रही है, तो काम किसके लिए हो रहा है, बच्चे के लिए हो रहा है। काम करने वाली माँ है। ठीक है, तो यहाँ पर करने वाला प्रधान नहीं है, बल्कि जिसके लिए काम किया जा रहा है वो प्रधान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर काम किया जा रहा रवि के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए, यहाँ बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए उपयुक्त वाक्य में यहाँ मोहन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर सुनील होगा, सॉरी, रवि के लिए और पढ़ने के लिए और बच्चों के को, ये संप्रदान है। तो इसको आप लिखिएगा, हेडिंग डालें संप्रदान कारक। अब लिखेंगे इसमें जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका इसमें कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है को भी प्रयुक्त होता है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर अलग होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने कर्म कारक में भी इसका प्रयोग किया था को, उसने सुनील को। अब यहाँ कर्म के पीछे लग रहा है, सुनील को जिस पर प्रभाव पड़ रहा है काम करने का, उसको को उसके पीछे से लग रहा है। और यहाँ पर जिसके लिए काम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पर भी हमको विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये को क्या है, के लिए। ठीक है, ये जो को का अर्थ है यहाँ पर, इसका अर्थ है के लिए। ठीक है, वहां पर हम बात कर रहे थे कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसके लिए, उसको। ठीक है, उसके साथ लगता है। और यहाँ पर जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके पीछे से लग जाएगा। तो ये आपका संप्रदान कारक है, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसके साथ जो है को चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर आप अंतर भी समझेंगे, तो उसको लिखें जल्दी से। तो देखिए संप्रदान कारक हो गया और करण कारक हो गया, कर्म कारक हो गया और कर्ता कारक हो गया। तो आज की क्लास में देखिए हमने
कारक को यहाँ पर शुरू किया है। कारक हमने कहाँ से लिया है? देखिए, हम संज्ञा पढ़ रहे थे, संज्ञा के 3 विकार हमने पढ़े, जिसमें आपका पहला लिंग था, वचन और कारक। लिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, आज हमने कारक यहाँ पर शुरू किया है, इसके बाद हम वचन पढ़ेंगे। तो देखिए, कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध इनका होता है, या आपस में ये संबंध इसका क्या होते हैं? आपस में इनका संबंध होता है। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। और ये परिभाषा आपने लिखी है, इसकी विभक्तियां होती हैं 8। इसके भेद हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण है। ये 8 भेद आपने लिख लिए हैं। साथ में कर्ता कारक चिन्ह का जो चिन्ह है वो ने हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है कि क्रिया को करने वाला कौन है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े या फल पड़े, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसके उदाहरण भी आपने यहाँ पर सीखे हैं और देखे हैं। इसके बाद करण कारक, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, ठीक है ना? जो साधन है काम करने का, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर रहीम गेंद से खेलता है, खेलने का काम हुआ है, किससे खेला? साधन क्या है? गेंद है। तो ये आपका करण कारक हो जाता है। और अंतिम यहाँ पर आज की क्लास का हमने संप्रदान कारक पढ़ा है, इसका भेद, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। अब इसको परिभाषा को लिखने के बाद उदाहरण को एक बार समझिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, काम हुआ है लाने का। क्या लाया? गेंद। किसके लिए लाया? रवि के लिए। तो यहाँ पर रवि के साथ के लिए शब्द लगा है, तो ये आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसके और भेद है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने कारक और कारक के भेद और उन भेदों के बारे में डिटेल में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन कारकों के आगे के जो भेद हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।